लेकिन एक बड़ी बात तब ये कही थी जयंत ने कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाए। क्या भारत रत्न के चक्कर में जयंत ने चवन्नी बनने की ठान ली? जयंत अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके आ गए हैं दिल्ली और कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी एनडीए के बड़े लीडर से बातचीत होने वाली है। जयंत ने वो काम कर दिया जो शायद अखिलेश यादव या कांग्रेस सोच भी नहीं सकते थे। अब सब कुछ जयंत के दारोमदार पर है कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी, परिवार और उनकी सोच पर पहरा देने वाला ये नौजवान करेगा क्या। नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। और पब्लिक इंटरेस्ट में हम बात करते हैं हर हफ्ते किसी ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे से आपको सरोकार होता है, क्योंकि आम चुनाव सिर पर हैं, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ऐसे में कोई ना कोई सियासी घटनाक्रम ऐसा हो जाता है जिस पर आपसे चर्चा करना हमारी मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि आपको बताना भी तो है कि आखिरकार देश की राजनीति में हो क्या रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या इंडिया गठबंधन उसको पलटने में या उसकी सोच को बदलने में और लोगों को अपने साथ लेकर सियासी तौर पर बड़ा फेरबदल करने में कामयाब हो जाएगा। इन दो बड़ी विचारधाराओं के बीच में आज का सारा सियासी उठापटक और घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे इंडिया अलायंस को बड़ा करने की बात हो, साथियों को साथ जोड़ने की बात हो, या फिर बीजेपी का हर मोर्चे पर एक एक सीट के लिए लड़ने की बात हो, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन आज शुरुआत करते हैं हम जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं। अजीत सिंह उनके पिता मंत्री भी रहे, केंद्र में किसान नेता थे और वेस्टर्न यूपी में इनकी काफी पैठ है। इनकी पार्टी को लोग काफी पसंद करते हैं। माना यह जाता है कि किसानों की, जाटों की राजनीति में ये परिवार प्रभावशाली रहा है। लिहाजा इंडिया अलायंस में जब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को साथ लेने की बात हुई तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी के साथ, जो इनकी पार्टी है जयंत की, इनके साथ बातचीत चलाई कि भैया क्यों ना हम मिलकर लड़ लें। यानी कांग्रेस और अखिलेश यादव आपस में इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते थे और अखिलेश ने एक सेटिंग ये कर ली कि जो कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलेगा, उसमें से कितना शेयर वो है वो जयंत की पार्टी को दे सकते हैं। बात चली कि 6 सीटें दे सकते हैं, 5 मांग रहे थे, 6 दे सकते हैं, 6 मांग रहे थे, 5 के लिए राजी हो गए। इस तरह की बातचीत चल रही थी। लेकिन संकेत ये मिले कि उत्तर प्रदेश में जयंत ने सीट शेयरिंग पर अखिलेश को यस कर दी है और अखिलेश कांग्रेस के साथ अभी तब तक सेम पेज पर नहीं थे। जयंत से यह सवाल पूछा भी गया कि आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनकी तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिले थे। लेकिन एक बड़ी बात तब ये कही थी जयंत ने कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाए। मतलब मैं इतना छोटा नेता नहीं हूं कि मैं पलट जाऊं। लेकिन आज जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो एक पलटने का ऐसा ही रेफरेंस जयंत का आया है जिसके बाद हमें लगा कि आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से अगर बात आगे बढ़ाएंगे तभी वो एनडीए और इंडिया अलायंस तक जाएगी। भाई, एक साथी जो इंडिया अलायंस के घटक का हिस्सा बनने वाला था या बन गया था, सीटों पर सहमति जता गया था वेस्टर्न यूपी की, और अखिलेश यादव ने तय कर दिया था कि इतनी सीटों पर आप लड़ेंगे, हम तैयार हैं, तो फिर वो आज एनडीए के बड़े नेताओं से क्यों मिल रहा है? दिल्ली में जयंत के आने के पीछे के क्या मायने हैं? क्या पहली बात ये कि एक और भारत रत्न मिलने वाला है? अगर ये मिलता है तो किसको मिलेगा? क्या कोई जयंत के परिवार के किसी सदस्य को मिल सकता है? क्या भारत रत्न के चक्कर में जयंत ने चवन्नी बनने की ठान ली? ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ही कहा था मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, मतलब इतना हल्का नहीं हूं कि पलट जाऊं। सो बड़ी बातें ये इसलिए उठ रही हैं कि जयंत अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके आ गए हैं दिल्ली और कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी एनडीए के बड़े लीडर से बातचीत होने वाली है। बातचीत
के बीच में ये मसौदा भी निकल कर आ रहा है या ये चर्चा भी है, हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा होकर अगर जयंत अपनी पार्टी का चुनाव लड़ते हैं तो वो 5 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी ने 4 लगभग फाइनल कर लिए हैं, पेच सिर्फ एक पर फंसा हुआ है और वो एक सीट मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है। क्या मुजफ्फरनगर की सीट के कारण ही ये पेच फंसा हुआ है, उसी मुद्दे पर बात करने गए हैं? क्योंकि संजीव बालियान वहाँ से सांसद हैं और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। सो क्या इतनी की लड़ाई है या अपने परिवार को तरजीह मिलती देख और सत्ता का एक बड़ा केंद्र होने के कारण बीजेपी की तरफ झुकने जा रहे हैं जयंत चौधरी? ये कई सवाल हैं, मेरे मन में भी हैं, आपके भी होंगे। लेकिन एक मैं समीकरण समझाना चाहता हूं आपको। जयंत ने जो फैसला लेना होगा वो अपने पार्टी की तरफ से पूरे स्वतंत्र हैं, उनकी पार्टी है, उनका चुनाव है, उनको किसके साथ जाना है नहीं जाना है इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हम तो सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर विश्लेषण कर सकते हैं। 2 दिक्कतें जयंत को झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है कि बीजेपी के साथ जाने में इनको भी किनारे करना, इन दोनों मुश्किलों को बुरा ना लगे। पहली ये है कि हम वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो ये किसान बेल्ट है, ये राकेश टिकैत वगैरह जो पूरा भारतीय किसान यूनियन का जो वेस्टर्न यूपी का सारा सेटअप है वो इन्हीं पूरी वेस्टर्न यूपी के राज्यों में है, वेस्टर्न यूपी के उन्हीं जिलों में है जिनमें इन किसान नेताओं का प्रभाव है। तो एक तरह से चौधरी चरण सिंह हो, अजीत सिंह हो या जयंत हो, इनको नेता तो मानते ही हैं, अपने इलाके के हैं, किसानों की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात होती है। तो जो किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन के बाद और अब एक नया पंजाब की तरफ से तो एक और आंदोलन छेड़ने की बात वहाँ के किसान मजदूर संघर्ष समिति ने की है। हालांकि फरवरी की ही डेट है, उसे जब होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन क्या किसानों को जयंत के इस फैसले पर ऐतराज तो नहीं होगा? क्या जयंत किसान नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम कर रहे हैं? ये पहली बात। क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी के चौधरी परिवार की विचारधारा रही है किसान हितैषी होने की, किसानों के पक्ष में खड़े होने की, तो क्या जयंत के इस फैसले से उस पर आंच तो नहीं आएगी? उनका वो वोट बैंक नाराज तो नहीं होगा? खैर, जयंत ने भी इस बात का तमाम तरह से तस्करा और विचार, सलाह, मशवरा, रायशुमारी की होगी, सही बात है। दूसरी बात ये आएगी, मुद्दा ये उठेगा कि जब पहलवानों ने कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन किया, मेडल वापस किए, धरना लगाया, उसमें जयंत उन पहलवानों के साथ खड़े थे। उन पहलवानों ने एक बड़ी मुहिम चलाई, जितनी भी सफलता उनको मिली उसमें जयंत और तमाम वेस्टर्न यूपी या जाट नेताओं ने यह कहा था कि वो उनके साथ खड़े हैं। अब उन पहलवानों से भी पूछा जाएगा और वो पहलवान भी पूछेंगे जयंत से कि भैया ये आपने क्या किया। तो बड़ा सवाल ये भी है कि जयंत जो भी फैसला लेंगे वो अपने धरातल और अपनी सियासी जमीन को देखकर उनको लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि माया मिली ना राम। लेकिन जो माहौल है, जो एक पिक्चर नजर आ रही है, उस पिक्चर के हिसाब से जयंत ने वो काम कर दिया जो शायद अखिलेश यादव या कांग्रेस सोच भी नहीं सकते थे। यानी उन्होंने छोटी उम्र में बड़ा खेल कर दिया। भले ही वो छोटे चौधरी हैं, लेकिन काम तो बड़ा कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, उन बड़ी पार्टियों को अपनी पॉकेट के हिसाब से वो मोल भाव करके ये देख रहे हैं कि किसके यहाँ ज़्यादा सम्मान और अच्छा भाव मिलेगा, यानी बार्गेनिंग पावर कहाँ अच्छी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही वो फैसला कोई लेने की ताक में है। हालांकि जयंत के एनडीए के नेताओं से मिलने की तमाम खबरें आने के बाद भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। डिम्पल यादव हो या फिर अखिलेश हो या उनके नेता हो, वो कह रहे हैं कि जयंत काफ़ी समझदार हैं और वो कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं लेंगे, नहीं उठाएंगे। अब सब कुछ जयंत के दारोमदार पर है कि चौधरी चरण सिंह की पार्टी, परिवार और उनकी सोच पर पहरा देने वाला ये नौजवान करेगा क्या। ना सिर्फ ये जयंत की राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा कदम होगा, बल्कि साथ ही उनका जो वोट बैंक रहा है, एक मजबूत वोट बैंक रहा है, उसकी दिशा में भी ये एक बड़ा कदम माना जाएगा। चलिए, ये तो इन सब की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मुद्दे 2 हैं। नंबर 1, बीजेपी
एनडीए को 400 पार का आंकड़ा रखना चाहती है, और दूसरी बात है इंडिया अलायंस कैसे अपने आप को जोड़कर इस 400 पार वाले आंकड़े को रोके और अपना नंबर बढ़ाए। ये दो चीजों की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने साउथ के मिशन को कामयाब करके उन्हें लगता है कि उत्तर भारत में या हम मिडल इंडिया में, मध्य भारत में मजबूत हैं। हमें अगर थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो वे केवल और केवल हो सकती है साउथ में। अगर साउथ की 132 सीटों पर हम अपना समीकरण और बड़ा कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता है कि अकेले बीजेपी जो है वो 370 का आंकड़ा पार कर जाए और एनडीए जो है वो 400 पर पहुंच जाए। यही एक मिशन तैयार किया गया है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, या कोई भी ऐसा साउथ का पार्ट हो जहां से उन्हें लगता है कि उन नेताओं को अपने साथ जोड़कर पार्टी का बेस मजबूत किया जाता है, वो काम किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है, चंद्रबाबू नायडू का डेवलपमेंट। आज शाम ही वो भी पहुंच रहे हैं दिल्ली। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पुराने घटक रहे हैं, टीडीपी उनकी पार्टी है। आंध्र में अच्छा खासा उनका दबदबा था और वो मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आए और आंध्र का एक नया, उन्होंने एक डेवलपमेंट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया अध्याय शुरू किया। वहाँ वो लड़ रहे हैं राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से, वाईएसआर कांग्रेस से। अब कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस है, उसने क्या किया, जगनमोहन रेड्डी की बहन को अपने साथ ले लिया। वो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बोलती हैं। अब जगनमोहन रेड्डी दिल्ली के नज़दीक होंगे नहीं होंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कौड़ी चल दी। हालांकि उन्हें लग रहा था कि मुझे रीजन के हिसाब से विधानसभा में दिक्कत ना हो ये साथ पकड़ने के बावजूद, लेकिन जैसे ही आम चुनाव नज़दीक आया, जगनमोहन रेड्डी ने मुकदमे बनाए चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ, उनको जेल भी जाना पड़ा। इन तमाम चीज़ों से निकलकर चंद्रबाबू नायडू ने एक नया खेल खेला है। वो वहाँ राजनीतिक तौर पर तो मजबूत हो ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र में बीजेपी के साथ सहयोगी बनने का मन बना लिया, ऐसा दिख रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। इसी अपने मकसद को फलीभूत करने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में क्या बात होगी, लोकसभा किस तरह से लड़ेंगे, लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, विधानसभा का समीकरण क्या बैठेगा, चंद्रबाबू नायडू इन सब पहलुओं पर बातचीत करके जाएंगे। अब इसका असर क्या होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि कुछ लोग राज्यसभा के जरिए, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर ये सीधी टिप्पणी थी कि राज्यसभा या फिर साउथ की किसी सीट से या तेलंगाना से वो लोकसभा या राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र में साथ आ जाते हैं एनडीए के, तो तेलंगाना बगल का स्टेट है। तेलंगाना में जिस तरह से सोनिया गांधी को लड़ाने के लिए रेवंत रेड्डी, उनके परिवार और पूरी पार्टी ने ताकत लगा रखी है, खम्मम सीट से उनके लड़ने की लगभग संभावना है। तो ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी, यहाँ कांग्रेस जो माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि साउथ की सीटों पर जो 132 सीटें हैं, वायनाड साउथ की सीट, केरल की सीट है, वहां से राहुल गांधी है, तेलंगाना की खम्मम सीट से अगर सोनिया गांधी लड़ती हैं, तो कांग्रेस और गांधी परिवार अगर साउथ से लड़ रहा है तो माहौल पहले भी बीजेपी की बजाय कांग्रेस के पक्ष में या उनके सहयोगियों के पक्ष में ज्यादा रहता था। ऐसे में तेलंगाना से उनको लड़ाने की भी ये एक वजह है कि साउथ में बीजेपी जो चाहती है वो ना कर पाए। लेकिन अगर बगल की स्टेट में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आ जाते हैं तो फिर तेलंगाना में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ मिलकर, लोकल काडर के साथ मिलकर तगड़ी चुनौती देगी। तो ये एक बड़ी रणनीति है। और साथ ही साथ जैसी टीडीपी शामिल होगी एनडीए में, अगर हो जाती है तो साउथ में ये संकेत जाएगा कि लोकल पार्टियां सिर्फ कांग्रेस की तरफ ही झुकाव नहीं रखती हैं, बल्कि वो एनडीए या एनडीए का हिस्सा भी बन रही है, बीजेपी की तरफ भी उनका झुकाव है। ये एक विचारधारा जब वोटर के मन में आएगी तो फिर कांग्रेस जितना नतीजा बीजेपी के खिलाफ चाहती है या जिस तरह से वोटर के अंदर जो एक सियासी पिक्चर पेश करना चाहते हैं वो नहीं दे पाएगी। अब बीजेपी का ये गणित देखिए, जैसी तेलंगाना से सोनिया की सीट पक्की करने की चर्चा हुई, खबरें आई,
उसके बाद कैसे उस सीट के बगल में भी उन्होंने एक ऐसा सहयोगी ढूंढ लिया, क्योंकि अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर कौन देते हैं? क्षेत्रीय दल। जहां भी बीजेपी को दिक्कत हुई सियासी तौर पे, अगर आप चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए या कोई भी तीसरी स्टेट देख लीजिए, उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने दिक्कत की है। तो अगर क्षेत्रीय दल एनडीए में आ जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं या झुकाव उनका एनडीए की तरफ हो जाता है, तो बीजेपी वहां पर अपने सहयोगी दल के माध्यम से ही मजबूत हो जाएगी। ऐसे में कमजोर कौन होगा या कमजोर पड़ने के लिए प्रयास किसकी खातिर होगा? कांग्रेस की खातिर होगा। तो ये जो 132 सीटें साउथ की हैं, उसकी एक एक सीट पर कैसे तेरी शय मेरी मात, तेरी मात मेरी शय, ये गेम चल रही है। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि अब जनता के जहन में ये मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या होंगे। लोग जब वोट डालने जाएंगे, ये जो मैं समझा रहा हूं ये तो सब पार्टियों के हिसाब की पॉलिटिक्स है। पार्टियां ये देख रही हैं कि कैसे सबको जोड़कर मैंने अपना नंबर बढ़ाना है। जीत और हार बहुत दूर की बात रह गई है। अब ये देखा जा रहा है कि मैंने कैसे नंबर बढ़ाना है और दूसरा दल ये देख रहा है कि हमने इसको कैसे रोकना है। यहां बात चल रही है। लेकिन जनता के मन में क्या होगा? भैया मुझे रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, क्या मेरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और बड़े स्तर पर जाएंगे, क्या यहां कारोबार बढ़ेगा, क्या आरक्षण मिलेगा, क्या जातिगत जनगणना के आधार पर सीटों का भी बंटवारा हुआ करेगा, क्या उसके हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे हर बंदे के जहन में होते हैं जब वो वोट डालने जाता है। आज आप भी यही तय कर रहे होंगे कि क्या राम मंदिर, 370, इनके मुकाबले जो है ये सेकुलरिज्म और इन सब बातों में से किसको इंपॉर्टेंस देनी है? रोजगार और महंगाई क्या मुद्दा है या नहीं है? अब आरक्षण की बात, न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण को जो है 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अब हर जाति, वर्ग और हर संप्रदाय और समुदाय का आदमी ये सोचने लगता है कि ऐसा होगा तो भैया मेरा क्या होगा, मेरी कम्युनिटी का क्या होगा। लेकिन जब भी चुनाव आता है तब इस तरह के वादे किए जाते हैं, क्योंकि वादे कहते हैं कि सियासी वादे टूटने के लिए ही होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें पक्की भी हो रही हैं। आज जरूरत क्या है जनता को? विश्वसनीयता की है, रोजगार की है, आपकी महंगाई कंट्रोल में रहे इसकी है, आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान ना हो इसकी है, देश आगे कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे कैसे बढ़े, इन तमाम चीज़ों पर करने की है। इंडस्ट्री और कैसे आए, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर आदमी जाता है चुनाव में तो ये सब तय करता है। लेकिन जैसी एक तरह से बिसात बिछी है इस बार पॉलिटिक्स की, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया अलायंस को बीजेपी और एनडीए से टक्कर लेने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को हम देखें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, इंडिया अलायंस के ये सब जो एक टेबल पर बैठने वाले दल थे, आज ये सीट शेयरिंग को लेकर दुविधा में है। ये किसी एक पेज पर नहीं है, अलायंस होगा नहीं होगा, कांग्रेस उतनी सीटों पे मान जाएगी जितनी हमें चाहिए, नहीं मानेगी, क्या हम जितनी कांग्रेस को देना चाहते हैं उतनी पे कांग्रेस लड़ेगी या नहीं, मोल भाव करेगी, नेगोशिएट करेगी, बार्गेनिंग करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया अलायंस अगर ऐसे ही चलता रहा, दिन कुछ नहीं बचे, स्थिति कहीं भी क्लियर नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लें, जितने भी सहयोगी हैं, किसी ने सीना फाड़ कर नहीं कहा। और रहा साहब पलीता किसने लगा दिया? जिन्होंने इंडिया अलायंस की शुरुआत की थी, नीतीश कुमार ने बिहार में। वो चले गए, सीएम वही है, सत्ता वही है, बस सहयोगी बदल गए। पहले एक तरह से इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, अब एनडीए का हिस्सा है। वो भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। सो कहने का भाव ये है कि ये सियासत की उठापटक में हर आदमी अपने बड़े बड़े पहलवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक पहलवान इंडिया है, इंडिया अलायंस है, और दूसरा पहलवान बीजेपी है। तो ये छोटे छोटे दल, चाहे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबको ये देखना है कि सत्ता के केंद्र में रखकर मुझे किसके आसपास घूमना है।
इस बार स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अपने घटक इकट्ठे कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी अपने दल इकट्ठे कर रही है। इन दलों के बीच में आने वाले दिनों में अगला जो एक महीना है ये इसलिए दिलचस्प रहने वाला है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे टीडीपी हो। कितने पुराने सहयोगी हैं, शिवसेना के 2 हिस्से हो गए हैं, एनसीपी के 2 हिस्से हो गए हैं, इनमें से कितने एनडीए के साथ जुड़ते हैं, कितने इंडिया अलायंस का हिस्सा बन के लड़ते हैं, सीट शेयरिंग कब क्लियर होती है, ये सब आम चुनाव की वानगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, ये सब गठजोड़ और ये सारा जो सियासीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सहयोगी भी बदल रहे हैं, पाला भी बदल रहे हैं लोग। कई अपने आप को कहते हैं कि वो चवन्नी नहीं है, फिर भी वो काम कर जाते हैं। नीतीश कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे और कौन कौन कमाल करेगा, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है, आपकी भी नज़र बनी रहेगी। और हम कोई व्यूज़ नहीं देते, हम सिर्फ आपको तथ्य और सत्य बताते हैं कि ये सिचुएशन है, ये कर रहा है, इससे ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। बाकी जो करना है वो आपने करना है और इन नेताओं ने करना है। हम तो सिर्फ एक तस्वीर दिखाने वाले हैं। जो तस्वीर हम अपने पत्रकारिता के चश्मे से देखते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लगता है आज का ये पूरा डिस्कशन जो है, कैसे एक एक सीट के लिए, कैसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह, हर चुनाव, हर आदमी, हर दल महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां इस देश की, कांग्रेस और बीजेपी, ये दिखाने की, जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, इनके आसपास मुद्दों को घुमाने की, भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आप सब समझते हैं। आपको जो बेहतर लगेगा आप तो उसके साथ ही जाएंगे और जाना भी उसके साथ ही जाइए। पब्लिक इंटरेस्ट में आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। हर बुधवार को हम इसी तरह से बात करते हैं एक बड़े टॉपिक को लेकर। लेकिन इस बार ये जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं, इनके बारे में समझाना, बताना, साउथ और नॉर्थ की क्या क्या भूमिका हो सकती है, कौन बड़ा लीडर कहाँ जा रहा है और क्यों ये पलटी मार पॉलिटिक्स में जो है वो कहते हैं ना कि मुसीबत में मौका ढूंढना, इस तरह की रणनीति से ही सियासत की पूरी शतरंज बनती है, जो इस देश में अब लगभग बन चुकी है। बस मोहरे बदल रहे हैं, पाले बदल रहे हैं, जमीन एक ही है, बस कौन किसके पीछे खड़ा होगा ये जो है वो रात भर में ही घटनाक्रम बदल जाता है। आगे भी हम इन तमाम मुद्दों पर लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे पहले हर खबर, हर विश्लेषण के साथ आपको दिखाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये पूरा डिस्कशन पसंद भी आया होगा। अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ फिर बुधवार को मुलाकात होगी। लेकिन आपने पब्लिक इंटरेस्ट एबीपी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार के बीच रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जरूर देखना है, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है। इसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपकी जो मुसीबत होती हैं, आपकी जो चिंताएं होती हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, हम उनसे जुड़ी हुई बातें करते हैं और जो आपके लिए जानना जरूरी होता है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। आप बड़ी संख्या में हमें देख भी रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद भी आ रहा है, आपका फीडबैक भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए हमें मिलता भी रहता है। आगे भी उम्मीद है कि मिलता रहेगा, लेकिन ये प्यार हमेशा बना रहे। जगविंदर पटेल की तरफ से इस हफ्ते इतना ही। नमस्कार।